नमस्कार, मैं काजल सैनी स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 20 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा गया है कि एक जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है, क्योंकि जहाँ एक सशक्त नारी ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करती है। और ऐसी ही नारियों के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी ही संस्था आशा फाउंडेशन ऐसी ही मुहिम में एक कार्य कर रही है और नारियों को बढ़ावा दे रही है। तो आशा फाउंडेशन के संस्थापक मिस्टर राजकुमार जी आज हमारे साथ न्यूज़ 20 के सेट पर मौजूद हैं, जिनका मैं तहे दिल से न्यूज़ 20 के परिवार की तरफ से स्वागत करती हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। तो सर हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो कैसे नारियों के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अब इस संस्था द्वारा वह काम कर रहे हैं। आशा फाउंडेशन द्वारा जो है वो नारियों को आगे बढ़ावा देने के लिए जो है कार्य कर रहे हैं। तो सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 20 के सेट पर। तो सबसे पहले मैं सर आपसे आप ये कहना चाहती हूँ कि आप जो दर्शक हैं आप उनको अपना परिचय दीजिए। मैं राजकुमार सिंह, राजा सिंह, संस्थापक आशा फाउंडेशन, जनपद मऊ उत्तर प्रदेश के नव सृजित एक जनपद है जो बनारस और गोरखपुर के बीच में है। कुछ दूरी ज़्यादा है आपसे, लेकिन ये मुरादाबाद में की आगमन के बाद मुझे ऐसा आभास हुआ कि संस्कृति और आपसी रहन सहन और नारियों के स्वास्थ्य और सम्मान की जहाँ तक बात आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई खास अंतर नहीं है। ऐसा मुझे महसूस हुआ क्योंकि बहुत बड़ा संगठन है हमारा और इसमें लगभग 3 लाख महिलाएं इसके स्थायी सदस्य बन चुकी हैं। और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का संचालन हम लोग कर रहे हैं और पिछले लगभग 15 माह से इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग महिलाओं को जागरूक करते हुए, आपने अभी एक बहुत अच्छा शब्द से अपनी बात का शुभारंभ किया, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो उसको संदर्भ लेते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ स्वस्थ शरीर होता है वहीं स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। साउंड माइंड लिव इन ए साउंड बॉडी। अगर स्वस्थ शरीर आपका स्वस्थ है तो आपका मस्तिष्क, आपकी दिनचर्या, आपकी कार्यशैली, आपका शिक्षा, आपका मानसिक स्तर, ये सभी कुछ स्वस्थ होंगे और अप टू डेट होंगे, 100% होंगे। अगर किसी कारणवश एक महिला जो कि एक शरीर से ही नहीं, दिमाग से ही नहीं, एक सामाजिक संरचना ढांचागत आधार से देखा जाए तो एक महिला पूरे समाज की धुरी है। वो समाज और सृष्टि की धुरी है। वो सृष्टि को जन्म देती है। वो अगले पीढ़ी के प्रगति और उसके शिक्षा से लेकर सब कुछ संस्कार देने में महिलाओं की यानी माताओं की जो भूमिका होती है उसका कोई भी मोल, कोई भी युग या कोई भी दर्शन में आप स्पष्ट देख सकती हैं। तो महिलाओं के सुरक्षा के लिए सबसे आवश्यक जो हम लोगों ने देखा, और मैं अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने 70 साल बाद इस बात का एहसास किया कि महिलाओं को सबसे जो बेसिक समस्या उनकी है, और ये माहवारी, स्वच्छ माहवारी प्रबंधन के क्षेत्र में, और उन्होंने इतनी व्यस्ततम अपने दिनचर्या के बावजूद इस सेक्टर पे सोचा। इसके लिए बहुत बड़ा मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और उन्होंने न सिर्फ सोचा, जो उनकी मूलभूत आवश्यकता थी स्वच्छ माहवारी प्रबंधन के लिए, अच्छे गुणवत्ता युक्त सैनिटरी पैड की, इसे उन्होंने सैनिटरी पैड को कर मुक्त घोषित किया। कर मुक्त घोषित करने के कारण ये सैनिटरी पैड की लागत इतनी कम हो गई कि आम महिलाएं भी चाहें तो वो इसका प्रयोग कर सकती है अपने शरीर की रक्षा के लिए। बहुत परिणाम भी सार्थक आया। बहुत सारे संगठन ने इस दिशा में अच्छे कार्य किए और आशा फाउंडेशन ने अपना नैतिक दायित्व समझते हुए इसे अपना सबसे प्राइम प्रोग्राम में अपना स्थान दिया। और आज 3 लाख महिलाएं हमारी इस मुहिम से जुड़ी हैं, मामूली 15 माह के प्रयास से। और हम लोग अपनी योजना के अंतर्गत हर गांव में मूलभूत जो समस्या थी इस सेक्टर में, महिलाओं की संकोच और महंगे पैड, संकोच दूर करने के लिए हम लोगों ने गांव-गांव में महिलाओं का समूह बनाकर और वहां एक
आशा पैड बैंक स्थापित किया गया और छोटी सी पूंजी से 100-200 रुपये से लेकर 500 या 1000 रुपये की पूंजी से ये काम शुरू किया जा सकता है और एक महिला स्वावलंबी बन सकती है और लोकल को वोकल के नारा को कामयाब कर सकती है। स्थानीय पैड, निर्मित पैड उनको हम लोग उपलब्ध कराते हैं उत्तर प्रदेश में निर्मित, और अब तक जो पैड बाहर से आते थे, विदेश से आते थे, उनके स्थान पे ये लोकल पैड महिलाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है और सस्ते होने के कारण वो इसे आसानी से क्रय कर ले रही हैं। तो संकोच दूर हो गया कि किसी उसी गांव में या मोहल्ले में एक महिला को हम लोगों ने चयन करके उनको एक पैड बैंक अलॉट किया और उस पैड बैंक से उस मोहल्ले, उस गांव के 100, 200, 300 महिलाओं को संबद्ध कर दिया। पैड की गुणवत्ता और उससे प्राप्त लाभ को देखते हुए महिलाएं स्वतः जुड़ती गई और आज 3 लाख का एक बड़ा काफिला हमारे साथ है और इसमें सरकार की भी पूरी सहमति और सहयोग मिल रहा है। सरकार इस दिशा में अपना आश्वासन, अपना प्रोत्साहन देने का हमें बहुत जो संबल मिला है। खासकर मैं प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वाति सिंह जी का, माननीय बराला जी का और हमारे स्वतंत्र देव सिंह जी का सबका आभारी हूँ, जिन्होंने इस दिशा में हमें विशेष रूप से सक्रिय रहने के लिए जो आत्मबल दिया है, मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और निवेदन करूँगा मुरादाबाद के महिलाओं से कि वो आशा फाउंडेशन से जुड़ें और स्वच्छ महामारी प्रबंधन के लिए जो उच्च गुणवत्ता के सैनिटरी पैड हैं, हमारी संस्था नाइस सैनिटरी पैड बनाती है और उन्हें उपलब्ध कराती है। जो महंगे दर पे 5 गुना 10 गुना महंगे पैड हैं, उनको अत्यंत सस्ते दर पे हम लोग महिलाओं को उपलब्ध कराते हैं। ऐसी महिलाएं जो उस सस्ते दर को भी देने में अक्षम हैं, उन्हें हम लोग स्थानीय प्रमाणिकता के आधार पर निःशुल्क भी उपलब्ध कराते हैं। सर, ये जो आशा फाउंडेशन है, तो इसकी क्या ऐसी आवश्यकता आन पड़ी थी, क्या ऐसा कारण आ गया था कि आपको इस संस्था की नींव रखनी पड़ी? आशा फाउंडेशन मुख्य रूप से आशा तो एक उम्मीद, एक होप है और इसके पहले भी मैं एक संस्था का संस्थापक हूँ, मानव सेवा आश्रम, जिसमें 16 लाख सदस्य हैं। उन्हें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने से लेकर, रोजगार देने से लेकर और अन्य सभी प्रशिक्षण और स्वावलंबी बनाने का मुहिम मैंने लगभग 20 साल शुरू किया। इत्तेफाक कहिए, मेरी माता जी का नाम आशा देवी था और बहुत एकाएक मैंने वो हादसा और सदमा सहन किया और उनके दाह संस्कार, उनकी मूर्ति स्थापित किया, उन्हें समाधिस्थ करने के बाद, और मैंने संकल्प लिया कि कोई भी महिला अगर परेशान होगी तो आशा फाउंडेशन उनके जीवन में आशा की एक ज्योति जगाएगी, चाहे उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर, स्वस्थ बनाकर, स्वावलंबी बनाकर या किसी कंडीशन में। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, सड़क से लेकर चलते हुए यात्रा में कहीं भी मुझे इस तरह के कोई दृश्य नज़र आते हैं तो मैं उस दृश्य का विरोध करता हूँ। सड़क पे कोई लावारिस पड़ा है तो मैं उसे उठाकर, कहीं जगह नहीं मिलती, अपने घर ले जाता हूँ और सेवा करके फिर दोबारा उसे मैं कोशिश करता हूँ कि वो अपने पुनः दिनचर्या में वापस लौटे। तो सर, आपने इसी कार्य को ही क्यों चुना? आप कोई बिजनेस भी कर सकते थे, आप कोई और दूसरा कार्य भी कर सकते थे। मैंने बहुत दूसरे कार्य किए, मेरे परिवार के लोग काफ़ी नाराज़ हैं मुझसे और अब संतुष्ट हैं। मैंने 4 सरकारी नौकरी छोड़ा, मैंने बहुत बड़ा कारोबार किया अपने क्षेत्र में पावरलूम का, उसके बाद लेकिन मन नहीं लगा और मैं वकालत करने के बाद जब कचहरी बैठा तो वहाँ का वातावरण भी मुझे पसंद नहीं आया। और जबकि लोग कहते हैं कि मैं बहुत ही महंगा वकील हो सकता था और मैं किसी तरह बहुत बड़ा वकील होता और अच्छी कमाई होती, लोगों ने मुझे बैठाया भी, लेकिन मैं कभी अच्छा नहीं लगा। और फिर मैंने एक संस्था बनाया और ये काम किया और सैनिटरी पैड के अलावे भी मैंने अन्य क्षेत्रों में काम काफ़ी किया है, जैसे 3 लाख पौधारोपण है और महिलाओं को प्रशिक्षण देना और उनको रोज़गार देना, छाता बनवाना, हल्दी बनवाना, नमक बनवाना, घरेलू कुटीर उद्योग। मैंने हजारों महिलाओं को रोज़गार दिया और वो आज सफल हैं और इसमें बगैर किसी तनाव के वो अपनी आजीविका प्राप्त कर रही हैं। और उत्तर प्रदेश के लगभग 22 जनपदों में, पूर्वांचल में
लगभग हर ज़िले में 10 से 15 हज़ार हमारे सदस्य हैं और वो अपने उत्पाद बनाते हैं और उसे आपस में ही, जैसे लोकल को वोकल आज नारा दिया है मोदी जी ने, ये काम हमने लगभग 15 साल पहले नारा दिया था कि आप खुद बनाइए और खुद प्रयोग करिए। एक समूह हो जाए जो बनाए, जैसे आप हल्दी बनाइए और एक क्षेत्र पूरा मुरादाबाद आपकी हल्दी ही यूज करे और आपकी हल्दी में अगर मिलावट पाया गया तो आपको तत्काल आपके खिलाफ का, आपके अंदर डर भी होगा कि अगर हम मिलावट करेंगे, मुनाफा करेंगे तो अपने भाइयों बहनों में ही जाएगा, अपने लोगों में जाएगा। तो आप थोड़ा सा डर के खाद्य सामग्री में मिलावट नहीं करेंगे। तो खाद्य सामग्री मैंने बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ट्रेनिंग दिया और वो आज सफल हैं वो महिलाएं। जैम, जेली, अचार, मुरब्बा और तरह तरह के खाद्य सामग्री, आटा, दाल, चावल, तरह तरह के लोग सामग्री बनाते हैं और उसको बेच रहे हैं। सर, कितना सहयोग मिल पाता है आपको? जैसे आप इतने सहयोग, अपना इतना सामाजिक कार्य करते हैं, आपने जैसे कि अभी बताया कि मेरी ये संस्था है तो इसमें इतने लाख लोग जुड़े हुए हैं, इतने लाख लोगों को आपने रोज़गार दिया है, तो कितना सहयोग करते हैं आपके? कुछ आपसे आपकी आलोचना भी करते होंगे? सहयोग न करते तो मुझे कोई शिकायत नहीं होती। जनता का सहयोग और लोगों का सहयोग काफ़ी था। इतना ज़्यादा विरोध मुझे झेलना पड़ेगा मैंने सपने में नहीं सोचा था। और बाद में मुझे पता चला कि जब आपका कद लंबा हो जाएगा, पद लंबा हो जाएगा, आपके चाहने वाले ज़्यादा हो जाएंगे तो उसी अनुपात में आपके विरोधी भी बढ़ेंगे। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई सहयोग करे न करे, बस निवेदन करता हूं कि विरोध न करे। अब करना है तो मेरा करे, मेरे सदस्यों, मेरे कार्यकर्ता, मेरे पदाधिकारियों को डिस्टर्ब न करे, उनको काम करने दें। और मैं सहयोग मांगने जाता भी नहीं। एक बहुत बड़े कार्यक्रम में बहुत बड़े एक मंत्री बैठे थे तो पिताजी ने उनसे कह दिया कि आप लोग इनको समझाते क्यों नहीं, ये पागल की तरह काम करते चले जा रहे हैं, कोई स्थायी काम नहीं कर रहा है, नौकरी छोड़ देते हैं, रोजगार व्यापार बंद कर देते हैं। तो बहुत बड़े नेता ने, नाम नहीं ले लूँगा, उन्होंने कहा कि गलती आपकी है, आपने इनका नाम ही गलत रख दिया है। मेरा नाम राजा सिंह है तो मैं कैसे किसी से सहयोग मांगूँ या कैसे किसी के यहाँ हाथ फैलाऊँ? वो करता नहीं, तो जो मिलता है मैं उससे संतुष्ट हूँ। सर, लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे आपको इस संस्था को चलाते हुए? लगभग 40 वर्ष। सर, कितनी दिक्कतों का, कितनी परेशानियों को आपको झेलना पड़ता होगा? नहीं, परेशानी महसूस नहीं करता क्योंकि मैं जन्मजात संगीतकार हूँ, कवि हूँ। मेरे पिता बहुत बड़े साहित्यकार। आप कवि भी हैं तो आप अब हमारे दर्शकों को कुछ कवि में कुछ बोलकर सर बताएंगे? हाँ, संगीत तो वाद्य यंत्र नहीं है, सभी वाद्य यंत्र बजाता हूँ, लेकिन कविता एक लाइन सुनाऊंगा। हमारे एक संचालक मित्र हैं, वो अक्सर हमारा परिचय देते समय ये पढ़ते हैं, लेकिन मैंने मना किया कि मत पढ़ा करो, बुरा लगता है लोगों को। तो वो कविता ही मैं 4 लाइन आपको सुना देता हूँ कि उन्होंने पूछा कि आपने ये संस्था बनाने का कैसे ठाना, और अभी ऐसा ही कुछ सवाल अभी आपने पूछा था कि लोग सहयोग देते हैं कि नहीं। तो मैंने एक कविता लिखी थी 4 लाइन। जाने कितने दर्द समेटे, कितने गम के छाले हैं, हमने अपने आस्तीन में कितने सपोले पाले हैं। कुछ डसते हैं दोस्त बताकर, कुछ दुश्मन बन डसते हैं, कुछ रिश्तों की आड़ में जाने क्या क्या जहर उगलते हैं। केवल दोस्त और दुश्मन ही नहीं, सगे रिश्तेदार भी सहयोग करना तो दूर, असहयोग करते हैं, विरोध करते हैं। ये पागल है, ऐसे ही चलता रहता है, कुछ नहीं करेगा, ये जीवन में कुछ नहीं करता है। तो ये अपने रिश्तेदारों का तंज, तो जाने कितने दर्द समेटे, कितने गम के छाले हैं, हमने अपने आस्तीन में कितने सपोले पाले हैं। कुछ डसते हैं दोस्त बताकर, कुछ दुश्मन बन डसते हैं, कुछ रिश्तों की आड़ में जाने क्या क्या जहर उगलते हैं। लेकिन डसवाने के यही सिलसिले हमने दिल में पाले हैं, हमने अपने आस्तीन में कितने सपोले पाले हैं। सर, ये तो रही एक कवि और लेखक की बात। अगर बात संस्था की जाए तो जो और भी संस्थाएं हैं वो कुछ मतलब जैसे पैसे लेकर कार्य करते हैं या चलाते हैं, तो सब इतना सपोर्ट नहीं करते लोगों को जितना आप करते हैं। तो उन लोगों की और उन संस्थाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं धन्यवाद हृदय से दूंगा कि संस्था बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा साहस है। उन्होंने संस्था बनाया है
उद्देश्य तमाम एक संस्था के केवल एक दिन 2 दिन नहीं, करीब 1 महीना वो सारे उद्देश्यों के पन्ने जो उन्होंने उनकी संस्था में है, जो बायलॉज में लिखा होता है, उनको ध्यान से पढ़ें। कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं होगा जहां वो काम करने के लिए अपने आप को घोषित नहीं किए हैं। विकलांग सेवा, महिला सेवा, पुरुष सेवा, स्त्री सेवा, विद्यालय बनाना, अनाथालय बनाना, शौचालय बनाना, शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा होगा जहां संस्थाएं ने काम करने के लिए घोषणा नहीं किया होगा रजिस्ट्रेशन के समय। तो मैं उनसे ये कहूँगा कोई एक सेक्टर चुन ले। और जैसे बच्चन जी की एक कविता पुस्तक है मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन जी आदरणीय जी, तो उसकी एक पंक्तियाँ हैं मधुशाला में, आँख मूंद कर तू बढ़ता चला चल मिल जाएगी मधुशाला। तो मतलब अगर आदमी मधुशाला से आशा ये नहीं कि मधुशाला, उनका आशा है कि आपका लक्ष्य मिल जाएगा। अगर आप एक ध्यान अगर अर्जुन की तरह मछली की आँख पे केंद्रित करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा। और इधर उधर भटके नहीं कि कोई बुला दिया, कोई कह दिया कि आइए आपको ये 2 लाख का हम काम दे रहे हैं, वो उधर चले गए मछली पालन करने लगे। कोई कहा यहाँ आपको महिला सशक्तिकरण पे दे देंगे, वो वहाँ जा चले गए। हरगिज़ नहीं, अपना एक प्रोग्राम बनाइए और उस प्रोग्राम पर एक लक्ष्य करके बढ़िए और हमसे संपर्क करिए। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई आर्थिक समस्या आ रही है, हम उनको मदद करेंगे और वो आत्मनिर्भर रहेंगे और किसी से कोई मदद की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने आप में सशक्त रहेंगे। सर, जैसे आशा फाउंडेशन है तो वो नारी के सम्मान के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए, नारी के स्वास्थ्य के लिए वो कार्य करती है। लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिस पर नारी तो क्या, जो पुरुष हैं वो भी बात नहीं करना चाहते। तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही निवेदन करूँगा कि पुरुष के अगर उंगली कट जाए, छिल जाए, वो दौड़ के जाते हैं, टिटनेस लगाते हैं या हैंडी प्लास्ट लगा लेते हैं तो और अपने दर्द से बच जाते हैं। और उसी तरह माता, बहन, बेटियां, जब परंपरा ऐसी चली आ रही है, पर्दा परंपरा है, घर से बाहर नहीं निकलती और वो अपने परेशानी को डॉक्टर को बता भी नहीं सकती, ऐसे कंडीशन में, और हर गली मोहल्ले में महिला डॉक्टर हैं भी नहीं, पुरुष को अपनी परेशानी बता नहीं सकती, तो घर में पुरुष सदस्यों को कहूँगा कि वो अपने परिवार के महिला, बहन, बेटी, पत्नी सबका ध्यान रखें। और कोई शर्म की बात नहीं है, ये गर्व की बात है कि मासिक धर्म एक गर्व की बात है महिलाओं के लिए। मासिक धर्म अगर प्राकृतिक रूप से महिलाओं में नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, पुरुष नहीं होते, अगली पीढ़ी नहीं होती। ये एक प्रक्रिया है वंशानुक्रम को जारी रखने की, और मासिक धर्म उसका एक प्राकृतिक रूप में ईश्वर प्रदत्त एक प्रक्रिया है जो महिलाओं के लिए गर्वानुभूति है। तो इसके लिए कतई कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, न इसमें कोई सम्मान या लज्जित होने की ज़रूरत है। वो अपने परिवार की महिलाओं को सहयोग करें और निश्चित रूप से सैनिटरी पैड उनको उपलब्ध कराएं। और अगर इसमें कोई बाधा आ रही है तो आशा फाउंडेशन के स्थानीय पदाधिकारी या पैड बैंक से संपर्क करें। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी महिलाएं बहुत ज़्यादा इस विषय में बात करने में कतराती हैं। उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हर जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में आशा पैड बैंक, एक गांव में हम एक पैड बैंक फ़िलहाल खोल रहे हैं और 4-4 दावेदार हो जा रहे हैं। परेशानियां आ रही हैं गांव में मीटिंग करने पर, चूँकि इसमें अच्छी इनकम भी हो रही है, जो अपना श्रम दे रहे हैं और महिला जो पैड बैंक देकर महिलाओं को जागरूक कर रही है तो उनको एक अच्छी खासी आय भी हो रही है। तो थोड़ी समस्या है कि गांव-गांव जाकर मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, लेकिन अब तक 10 राज्यों में लगभग 772-75 हम लोगों ने पैड बैंक लॉन्च किया है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि 14 जनवरी तक मुरादाबाद के हर वार्ड में कम से कम एक पैड बैंक निश्चित होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में भी गति शुरू हो गई है। अब तक लगभग 20-25 पैड बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में भी खुलने रहे हैं और रोज़ ही लगभग 10-15 पैड बैंक खुल रहे हैं। आपके माध्यम से जागरूकता अगर आई
और स्थानीय प्रशासन ने हमें ज़रा सा सहयोग दिया तो एक तो मुरादाबाद की हज़ारों महिलाओं को रोज़गार मिलेगा, स्वास्थ्य होगा, सम्मान होगा, स्वाभिमान होगा, सबकी सुरक्षा होगी और महिलाएं जब मजबूत होंगी, हमारी बालिकाएं मजबूत होंगी, पीरियड में स्कूल में हाजिरी 100% होगी, वो घर नहीं बैठेंगी तो उनके शिक्षा का स्तर होगा ऊपर, परसेंटेज होगा ऊपर और इसके दूरगामी परिणाम आएंगे, जिला आगे बढ़ेगा, सबका विकास होगा। सर, अब बात आए कार्यशैली की, तो आपकी आशा फाउंडेशन किस रणनीतियों पे काम करती है, कैसे वो कार्य करती है, आप कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? रणनीति बहुत संक्षिप्त है कि हम लोग एक जिला अध्यक्ष और जिला संयोजक, ये इकाई होती है जिला स्तर पर, ये दो लोग मिलकर ब्लॉक स्तर पे गठन करते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष बनाते हैं और हर ब्लॉक में जितने गांव हैं, ग्राम सभा हैं, वहाँ ग्राम सभा के स्थानीय प्रधान या जागरूक संगठन और आप जैसे न्यूज़ 20 के जागरूक पत्रकारों का सहयोग लेकर हम लोग उस गांव में पैड बैंक अलॉट करते हैं और पैड बैंक अलॉटमेंट के लिए कोई बहुत बड़ी पूंजी की ज़रूरत भी नहीं है। आप 500 रुपये छोटी रकम से भी ये काम शुरू कर सकती हैं और पर डे 100 से 150 रुपया आय कर सकती हैं और सम्मान सिर्फ आय ही नहीं, आप परिवार में और एक खुशहाली ला सकती हैं, हर महिला को निरोग कर सकती हैं। इस सैनिटरी पैड की कितनी बड़ी गुणवत्ता है, मैं इसका स्वयं इस पर विवरण देकर कुछ ही दिन में यहाँ की महिलाएं इस बात को कहेंगी कि नाइस सैनिटरी पैड इस 70 साल में सबसे बेहतरीन उनके जीवन का उपहार है, नाइस सैनिटरी पैड। सर, जैसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार नारियों की सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए इतने मिशन चला रही है, जैसे अभी हाल ही में मिशन शक्ति या नारी सशक्तिकरण, बहुत सारे मिशन यहाँ पर चलाए गए थे, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? महानगर की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस उत्तर प्रदेश के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? योगी सरकार में नारी सशक्तिकरण, नारी सम्मान के लिए बहुत ही सक्रियता बरती गई है और बहुत ही क्रांतिकारी सुझाव और निर्णय लिए गए हैं और सभी अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस दिशा में बहुत ही कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि दुर्व्यवस्था एक बहुत ही पुरानी हो चुकी थी और इस दिशा में जागरूकता का बहुत ही अभाव था, तो कुछ समय ज़रूर लगेगा, लेकिन जिस स्तर से अब इस दिशा में लोगों में जागरूकता आई है, नारियां, महिलाएं, बालिकाएं स्वतः जागरूक हो गई हैं, तो इसका असर पर्याप्त रूप से पड़ेगा और समाज में निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ने की जो कोशिश हुई है राज्य सरकार की तरफ से, उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। तो जैसा कि आपने देखा, हमने सर से बात करी, बहुत अच्छा लगा सर से बात करके, क्योंकि वह एक ऐसी मिशन को अपने साथ लेकर चल रहे हैं जिसमें नारी शक्ति और नारी के स्वास्थ्य को वो आगे बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि एक कहते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है कि, और जैसे कि सर ने बताया कि वो बहुत मतलब लाखों लोगों को वो रोज़गार दे रहे हैं। तो कहा भी जाता है कि एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ नहीं बदलता, एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। तो सर ने भी एक निश्चय कर लिया है कि नारी को, वह नारी के सम्मान के लिए इस आशा फाउंडेशन के द्वारा वह उनका सम्मान को आगे बढ़ाएंगे और नारी के सम्मान के लिए वह कार्य कर रहे हैं। तो